नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा सौर मंडल। यह जो टॉपिक है ये रीड के मैथ साइंस, जिनके पास मैथ साइंस है उनके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। इसके अलावा भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक रखा जाता है और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इनसे प्रश्न। तो इस टॉपिक को हमें बड़े ध्यानपूर्वक करना है और बड़े ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर तरीके से अपने इसको करेंगे। आपको स्क्रीन के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है अपने चैनल पर, और इसके अलावा नोट्स बनाए गए हैं। इसी टॉपिक के नोट्स के माध्यम से भी आगे बढ़ेंगे हम। तो आप भी अपने नोट्स बनाएं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न पक्का ही पक्का आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो अपने प्रश्नों को इस तरह से स्किप कर नहीं सकते, और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर विज़िट करें। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए अपने ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक ये ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रहा है ये है हमारा सूर्य। उसके बाद है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर जुपिटर, और फिर सटर्न, और फिर यूरेनस का मतलब अरुण, और नेपच्यून वरुण। जो ये सूर्य है, अगर इसको अपने इनके क्रम को याद करना हो, इनको सूर्य से लेके वरुण तक, तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम इस सूर्य को सूर्य सोमवार देख लें, हफ्तों के दिनों के हिसाब से याद करें, तो सोमवार सोम सूर्य से ले लेंगे। उसके बाद हम एक दिन छोड़ देंगे, मंगल नहीं लेंगे। बुध के बाद हम बृहस्पति नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे? शुक्र के बाद हम शनि ना लेके कौन सा लेंगे? रवि। और रवि नाम का कोई ग्रह होता नहीं, तो उसकी जगह है रवि हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पृथ्वी, क्योंकि ये हमने इसको क्या लिया है? रविवार, संडे, इतवार, उसको हमने छोड़ दे। उसके बाद हमने किसको छोड़ना है? सोमवार को। रवि की जगह क्या रखी है? पृथ्वी। रवि के बाद क्या आता है? सोम के बाद मंगल के बाद बुध को छोड़ देना है। बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ना है। शुक्र के बाद शनि के बाद अरुण, और फिर वरुण। ठीक है, इस तरह से हम इसके क्रम को याद कर लेंगे। दोबारा फिर देख लीजिए। सोम क्या है? सूर्य के बाद हमने क्या छोड़ना है? सोम के बाद मंगल के बाद छोड़ेंगे बुध के बाद बृहस्पति छोड़ के शुक्र के बाद शनि छोड़ के हम रवि की जगह रखेंगे पृथ्वी को। रवि के बाद सोम छोड़ देंगे, मंगल ले लेंगे, मंगल के बाद बुध छोड़ के बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ेंगे शनि के बाद कोई ग्रह हमारे हफ्तों के दिनों के नाम पर है ही नहीं, फिर है अरुण, और फिर है वरुण। ये तो हो गया हमारा ग्रहों का क्रम। अगर प्रश्न आ जाए ग्रहों का क्रम तो हम इस तरह से बताएंगे। अगर प्रश्न आ जाए बोने ग्रह कहाँ, कौन से दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच ये जो छोटे छोटे धूल के कण नज़र आ रहे हैं, इन्हें धूल के कण भी हैं, और ये छोटे छोटे ग्रह हैं। ये जो हैं बोने ग्रह, ड्वार्फ ग्रह कहलाते हैं। ये इस चित्र से हमें दूसरा प्रश्न प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न क्या प्राप्त होता है? यह जो संतरे रंग का स्टर्न नाम से, शनि ग्रह नाम से आप ग्रह जानते हैं, जिसकी अपनी ही एक छल्ला है। ये क्या है? गैसों का छल्ला। कोई इसके चारों तरफ कोई और किसी चीज़ का छल्ला नहीं, ये गैसों का एक छल्ला है। छल्ला लिया हुआ अपना एक ग्रह है, वो कौन सा है? शनि ग्रह के लिए पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ धूल और गैसों के जो कण है, जिसका उसने एक छल्ला बना लिया है, वो कौन सा ग्रह है? तो शनि। तीसरा, अगर हम शनि को बिल्कुल ही ऐसे लेटा दिए तो कौन सा ग्रह बन जाएगा? अरुण। कौन सा बन जाएगा? अरुण। इस शनि के छल्ले को पकड़ के अगर हम लेटा दें
तो कौन सा ग्रह बन जाएगा? अरुण। इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। ये हो गया हमारा एक और प्रश्न। ये इनसे आपने इस चित्र को देखते ही ये सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग में फटाफट रिकॉल होने चाहिए। ग्रहों की स्थिति, क्रम, उसके बाद बोने ग्रह, उसके बाद शनि, उसके बाद लेटा हुआ ग्रह अरुण, यूरेनस। ठीक है जी। अब हम आगे चल रहे हैं आपके टॉपिक में, नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं सौर मंडल। हाँ जी। 140 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम क्लाउडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। सन 1543 में कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य केंद्र में है तथा पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। जियोसेंट्रिक अवधारणा और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, अब आप देख सकते हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा क्लाउडियस देते हैं और वो ये कहते हैं कि सबसे केंद्र में पृथ्वी है और उसके सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह जियोसेंट्रिक। और कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देते हैं, जो ये बताते हैं कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, इसके बारे में सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रस्तुत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड शुरू में भारी पदार्थों से मिलकर बना बड़े आकार का गोला था, जिसमें लगातार विस्फोट एवं विखंडन होते रहे तथा तारों, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण होता रहा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड वर्तमान में भी लगातार प्रसारित हो रहा है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई होप। और दूसरा, आपके सामने नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से बने हुए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। आकाश गंगा एवं तारामंडल। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा संख्या तारों का पुंज, एक विशाल पुंज होती है। प्रत्येक आकाश गंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। आकाश गंगा का केंद्रीय भाग बल्ब की 3 भुजाएं घूर्णन करती हैं। केंद्रीय भाग में सर्वाधिक तारों का झुंड होता है। ठीक है जी। पर इसमें एक विशेष नोट आप नोट कर लेंगे। सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? लीमन अल्फा ब्लॉब। और हमारे सबसे नज़दीकी आकाश गंगा है एड्रोमेट्रा। रात में दिखने वाले तारों का समूह एरावत पथ कहलाता है। एरावत पथ कहलाता है। हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला। तारे विशाल और अति गर्म प्रज्वलित गैसीय पिंड हैं, जो हाइड्रोजन हीलियम गैसों के सम्मिश्रण से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे किसके मिश्रण होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के सम्मिश्रण होते हैं। इसका अगला विशेष देखिए। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादल समूह में गति करते हैं, पास आने लगते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है, जिस कारण से हमें तारा चमकता हुआ नजर आता है। सर्वप्रथम केंद्रीय भाग की हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित, बाद में परिधि की ओर हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में होता है। संपूर्ण हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण के बाद अब ये हीलियम का रूपांतरण कार्बन में व कार्बन तत्वों में बदलने लगता है, जिससे तारे का आकार बड़ा व यह लाल रंग का होने लगता है। ये रेड जाइंट, लाल दानव कहलाता है। ठीक है जी। लाल दानव की अवधारणा भी आपको पता चल गई होगी। लाल दानव कैसे है, हाइड्रोजन और हीलियम किस तरह से आगे आगे रूपांतरित होते हैं। धीरे धीरे तारा मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। इसमें विस्फोट होने लगता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। अब हम सूर्य का द्रव्यमान देखेंगे। सूर्य का द्रव्यमान 1 ms और चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms होती है। यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद श्वेत वामन और जीवाश्म तारा में बदल जाता है और फिर काला वामन तारे में बदल जाएगा। ठीक है जी। यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो
तो ये तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। इसे पल्सर भी कहते हैं। इसमें लगातार संकुचन होने से इसका घनत्व काफ़ी अधिक हो जाता है, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है ये हमने देख लिया। ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है जिसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक है, जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जॉन व्हीलर ने बताया। कैटी बॉमन नामक वैज्ञानिक के नेतृत्व में अप्रैल 2019 में पहली बार कुछ तस्वीरें जारी की गई थी। साइरस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस तारा है। हमारे सौर मंडल के आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें ग्रह कहा जाता है। यूनानी भाषा में ग्रह को प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट का अर्थ है भ्रमण करने वाला। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं। ठीक है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं। और एक चीज़, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य ना कोई ग्रह है, ठीक है जी, क्या है, एक तारा है। विभिन्न ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सर्वाधिक चमकीला उपग्रह चंद्रमा है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे चमकीला उपग्रह चंद्रमा और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। पृथ्वी का निकटतम तारा पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य तारा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी अपने इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सौर मंडल का जन्मदाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकेंड 500 मिनट में पहुंचता है। 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है जी, ये 500 मिनट गलत लिखा गया है। ऊर्जा का स्रोत केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है प्रकाश मंडल, बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल है, और बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है। सूर्य के संगठन में क्या क्या है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 27% और अन्य जो है वो 2 से 3% है। ठीक है जी। सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है और न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये सूर्य के ही समक्ष बताई गई है। सूर्य का व्यास 13 लाख किलोमीटर है लगभग। सूर्य का तापमान प्रकाश मंडल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। केंद्रीय भाग 15 मीटर डिग्री सेंटीग्रेड है। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड करोड़ में देखें तो। सूर्य का द्रव्यमान 3.32 लाख गुना है। सूर्य पृथ्वी की दूरी को एक AU से दर्शाते हैं। सनस्पॉट्स सूर्य की सतह पर लगातार हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर हीलियम के बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं। सूर्य की सतह पर लगातार हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर हीलियम के बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं और ये सनस्पॉट्स कहलाते हैं। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में, ये कैसी क्रिया है अगर पूछ ले, ये नाभिकीय विखंडन है या संलयन, तो ये कैसी है क्रिया, संलयन क्रिया है नाभिकीय। अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारी लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य असत्य में भी पूछ सकता है वो। सूर्य की सतह पर अत्यधिक गर्म सौर ज्वालाएं उठती हैं जो कई बार पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परतों तक पहुंचती हैं, जिससे हमारा दूरसंचार तंत्र भी प्रभावित होता है। जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे होते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का प्रथम मिशन आदित्य L1 भेजा जाएगा, जो लांगराज बिंदु पर रहकर अध्ययन करेगा। ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रहेगा। ये लाइनें आप नोट कर लें जहाँ भी हो सके और याद कर लें कि सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा जा रहा है, आदित्य L1,
ये आपके करंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये बात। जो कौन से बिंदु पर रहकर अध्ययन करने वाला है, लांगराज बिंदु पर। दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है जी। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सटर्न और अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, जो ये ग्रह हैं बुध से लेकर मंगल तक, ये हैं इनर ग्रह। आंतरिक इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लीजिए। आंतरिक है, ठोस है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं ये ठोस है, चट्टानी है। अगर इनके धरातल की बात की जाए, जो आज तक की इतनी खोज भी हुई है उसके अंदर ये चट्टानी पाए गए हैं। धरातलीय हैं, आकार में छोटे हैं, अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। ठीक है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे कौन से हैं, आउटर, बाह्य, एक्सटर्नल ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये सारी लाइनें आपके लिए। आकार में बड़े हैं और कम घनत्व वाले ग्रह हैं। अब हम इन ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। प्लैनेट्स, हाँ, जो ग्रह हैं ये बुध, मरकरी, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे करीब है ये सूर्य के। कोई इसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सूर्य का एक चक्कर ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। दैनिक तापांतर अत्यधिक होता है। यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। शुक्र, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। CO2 यहाँ पर 95% पाई जाती है। सबसे चमकीला ग्रह है सूर्य चंद्रमा के बाद। सबसे चमकीला तो हमारा सूर्य है, फिर चमकीला ग्रह चंद्रमा है। और अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए चमकीले ग्रह होने की, तो वो शुक्र के खाते में आता है। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की इनका क्रम रहेगा चमकीलेपन में। और आकार की दृष्टि से शुक्र जो है 6वां स्थान रखता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह भी है ये। ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस के लिए इफ़ेक्टिव गैस, सबसे प्रभावशाली गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो कि सौर मंडल के सबसे गर्म होने का भी कारण है। सौर मंडल के ये ग्रह शुक्र के गर्म होने का कारण है। हाँ जी, शुक्र ग्रह के लिए और क्या बातें हैं। यह सबसे सुंदर ग्रह है, सौंदर्य का देवता कहलाता है। सूर्योदय इसमें पश्चिम से होता है और अपनी धुरी पर उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता है। प्रातःकाल में पूर्व दिशा में तथा सायंकाल में पश्चिम दिशा में तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। भोर और सांझ का तारा भी यह कहलाता है। पृथ्वी के आकार में लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन, जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर यह 225 दिन में पूरा करता है और इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, अर्थ, एकमात्र ग्रह, दूरी में तीसरे स्थान पर, आकार में 5वें स्थान पर आता है। एकमात्र ग्रह जहाँ पर 71% जल, जो 3/4 भाग है इसके पूरे क्षेत्रफल का, नीला ग्रह कहलाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जल है। जल के कारण ही ये नीला ग्रह कहलाता है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है इसका कौन सा, चंद्रमा। चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है। ठीक है जी। 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है ये पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड में पूरी कर लेता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, इसीलिए तो चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, और वो भी प्राकृतिक है। यह इसकी परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड में पूरी कर लेता है। अब है मार्स, मंगल। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस बड़ा है और डीमोस छोटा है। लाल ग्रह है मंगल ग्रह, रेड प्लेनेट कहलाता है। सूर्य का चक्कर जो है वो 687 दिन में पूरा करता है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका
निक्स ओलंपिया है, एवरेस्ट से भी वो 3 गुना बड़ा है। पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर 24.5 घंटे 24 से 1/2 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है जी, 24 से 1/2 घंटे में अपना एक चक्कर अब पूरा कर लेती है। जीवन के संकेत यहाँ पर मिले हैं, मंगल ग्रह पर मिले हैं, ये हम सभी जानते हैं। जुपिटर, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है, इसके 67 है और सबसे बड़ा गैनीमेड है उपग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है, ये आकार में पहले स्थान पर है। ये ग्रह व तारे दोनों के समान, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति से ये स्वयं भी प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की जो पावर है वो कहाँ से है? रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अत्यधिक उपग्रह व प्रकाशमान होने के कारण इसे मिनी सौर मंडल भी कहते हैं। अब आ जाए कि मिनी सौर मंडल किसे कहते हैं? वो कहते हैं बृहस्पति को। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन उपस्थित रहती है। इसके सूर्य का एक चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है। बृहस्पति पर लाल धब्बे निरंतर चलने वाला प्रति चक्रवातीय तूफान है जो 400 सालों तक बना रहता है। बृहस्पति पर जो ये धब्बे दिखाई देते हैं ये प्रति चक्रवातीय तूफानों के कारण होते हैं जो 400 सालों तक बने रहते हैं, ये भी याद रखना है। शनि, स्टर्न, गैसों का गोला भी कहते हैं इसको, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 रिंग्स, वलय, सर्पिलाकार पट्टियां पाई जाती हैं। सूर्य से दूरी में 6वें नंबर पर है और आकार में ये दूसरे नंबर पर है। 2019 में इसके 20 नए उपग्रह खोजे जाने के बाद इसके उपग्रहों की कुल संख्या 82 हो गई है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। सूर्य का, और जो कितना बड़ा है टाइटन? बुध जितना बड़ा है, ये आप याद रखेंगे। सूर्य का चक्कर जो है 29.5 वर्ष में ये पूरा करता है। अरुण अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका होने के कारण यह लेटा हुआ ग्रह भी कहलाता है। मैंने आपको बताया शनि को पकड़ के अगर अपने सीधा कर दे, शनि के बाद इसी की बारी है, तो ये लेटा हुआ लगता है, जैसे लेट गया है अगला ग्रह शनि के बाद, इसीलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। उपग्रह इसके 27 हैं। पृथ्वी से टेलीस्कोप से देखने पर हरे रंग का यह ग्रह दिखाई देता है। आकार में ये तीसरे स्थान पर है। पूर्व से पश्चिम की घूर्णन इसकी सूर्योदय पश्चिम से होता है। इसकी जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम है, इसीलिए इसका सूर्योदय कहाँ से होता है? पश्चिम से। हाँ जी, वरुण सौर परिवार का अंतिम ग्रह वरुण है। सबसे अधिक ठंडा व पीला ग्रह है। इसके उपग्रह जो हैं 13-14 है। सबसे बड़ा ट्रिटॉन है। कौन सा है? ट्रिटॉन। सूर्य का चक्कर ये 165 वर्षों में लगाता है। वायुमंडल अत्यधिक घना है इसका, जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 उपस्थित है। सूर्य से दूरी के आधार पर उपग्रह, आंतरिक ग्रह, ठोस, चट्टानी, धरातलीय ग्रह लिए हुए कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है जी, इसके मध्य है अभी आगे 5वां नंबर देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण कौन से? बाह्य ग्रह हैं और गैसीय ग्रह हैं, ये ऊपर भी अपने पढ़ाए हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जो वो छोटे छोटे कण नजर आ रहे थे वो क्या थे? क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ, बोने ग्रह। और अब हम देखेंगे बुध का कोई उपग्रह है? नहीं, 0। शुक्र का उपग्रह 0। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 हैं। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं। अरुण के 27 हैं और वरुण के 13 या 14 हैं। अब आकार के आधार पर क्रम देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। हाँ जी, अब चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा, मून, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
वायुमंडल इसमें अनुपस्थित है। पृथ्वी के चारों ओर एक घूर्णन में इसका समय जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में ये लगाता है। इसका व्यास 3476 किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। मैंने रुक के देख लिया कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो आप भी देख लेना है अच्छे से। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी गति करते हुए एक ही रेखा में आ जाए तब सूर्य ग्रहण और होता है, अमावस्या होती है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तब पूर्णिमा होती है। ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य बीच में और चंद्रमा इधर और पृथ्वी इधर हो, तब गति करते एक ही रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। वो तब क्या होता है, अमावस्या। और चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा। उल्का पिंड, जब कोई आंतरिक पिंड तेज गति से चलता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करे तो यह घर्षण के कारण जलने लगता है, जिसके कारण इसमें तीव्र चमक उत्पन्न होती है। इसे ही उल्का पिंड तारा टूटना कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा। आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से ये पूरा टॉपिक पूरा करवा के सारी वो यूनिट हो चुकी है। अब ये भी यूनिट कंप्लीट इस टॉपिक के साथ हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, वीडियो को टुकड़ों में देख सकते हैं, या आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए, धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट्स। पुच्छल तारों की रचना बर्फ, धूल तथा छोटी चट्टानों तथा गैसीय पदार्थों से होती है। इनकी गति अत्यधिक तीव्र होने के कारण जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनकी गति की विपरीत दिशा में तेज वाष्प निकलती हुई दिखाई देती है। अत्यधिक लंबी होने के कारण गैसीय पदार्थ वाष्प पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। इसी के कारण इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। लंबे पुच्छल तारा 70 से 90 वर्षों के अंतराल में दिखाई देते हैं। बहुत पहले 1986 में हैली कॉमेट, हैली पुच्छल तारा जो है वो दिखाई दिया था। मेन पॉइंट्स में हम पाए गए हैं हम। आपका टॉपिक जो है ये पूरा होता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। शेष 41% जिसे हम नहीं देख पाते शांति का सागर कहलाता है। अगर प्रश्न आ जाए शांति का सागर संबंधित है, तो जिसने पढ़ा होगा वो तो जी कर जाएगा कि यह जो शब्द है वो चंद्रमा से संबंधित है, क्योंकि आपके टॉपिक स्पष्ट तौर पर सौरमंडल लिखा हुआ है। तो ये हम जान चुके हैं कि चंद्रमा का पृथ्वी से 59% भाग दिखाई देता है और 41% जो दिखाई नहीं देता है वो है शांति का सागर। और चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। तो आपका ये टॉपिक जो सौर मंडल है वो यहाँ पूरा होता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना लेंगे, याद कर लेंगे और पेपर में अपना अच्छे से अच्छा जो है वो करके आएंगे। तो चलिए जी, आपको ऑल द बेस्ट पे एग्ज़ाम के लिए, और अगली वीडियो में अपने फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।